या विज़िट वीज़ा किस तरह लेना है, उसके क्या एक्सपेंसेस में 2023 में क्या पॉलिसीज़ है विज़िट वीज़े की मलेशिया आने के लिए, और इमिग्रेशन को क्लियर करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा ये दूसरा वीलॉग है इस चैनल पे आस्क जीके, और आज हम स्पेसिफ़िकली बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग मलेशिया आना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे किस तरह आया जा सकता है या विज़िट वीज़ा किस तरह लेना है, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं। बहुत सारे लोग 3-4 लाख रुपए भरते हैं खाली विज़िट वीज़ा लेने के लिए। तो मैं आज आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी करंट सिचुएशन में 2023 में क्या पॉलिसीज़ है विज़िट वीज़े की मलेशिया आने के लिए, और कितना ख़र्चा होगा, आप किस वीज़े पे आ सकते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इमिग्रेशन को क्लियर करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि खाली विज़िट वीज़ा लेना ही काम नहीं है। यहाँ पर आके आजकल आधे से ज़्यादा जहाज़ जो है वो ये लोग वापस भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते इमिग्रेशन की। जो लोग आने वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, मज़दूर हैं, काम करने वाले हैं, और घर से निकले हैं पैसे दे के उधार मांग के, और यहाँ पहुँचते हैं उनको यहाँ से वापस जाना पड़ता है क्योंकि उनको कोई सही गाइड नहीं करता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस पर। ओके जी, तो हमारी बात हो रही थी कि वीज़े के कौन कौन से तरीके हैं और आप इनिशियली किस वीज़े पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो विज़िट वीज़ा है उसके बारे में बता देता हूँ। एक विज़िट वीज़ा है जिसको ई वीज़ा कहते हैं, और एक और विज़िट वीज़ा है जो आप एम्बेसी के थ्रू फ़िज़िकली अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं और डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं। वो दोनों में फ़र्क ये है कि ई वीज़ा आप घर पे बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं और उस वीज़े की कोई एक्सटेंशन नहीं होती। मतलब वो 1 महीने की एंट्री अगर आपको मिली है मलेशिया में तो आप 1 महीने तक ही रह सकते हैं, वो एक्सटेंड नहीं कर सकते वो वीज़ा। और दूसरा वीज़ा जो है वो फ़िज़िकल वीज़ा है, जो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में सबमिट करते हैं और आपको स्टिकर मिलता है एक, जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। उसकी एक्सटेंशन आप ले सकते हैं 2 महीने या 3 महीने तक। तो पहले मैं आपको बता दूं ई वीज़ा के अप्लाई कैसे करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ई वीज़े की वेबसाइट का। आप उस वेबसाइट पे जाएं, आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी होनी चाहिए, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास वाइट बैकग्राउंड की, पासपोर्ट साइज़ की। ये सब चीज़ें आपके पास स्कैन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होटल रिज़र्वेशन होनी चाहिए और फ़्लाइट टिकट की रिज़र्वेशन होनी चाहिए कि आपने कब फ़्लाई करना है और आप वहाँ जाके किस होटल में रुकेंगे। आप booking.com से या agoda से होटल बुकिंग ले सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, hotelbooking.com और agoda.com। आप वो वेबसाइट खोलें, वहाँ पे फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग्स अवेलेबल होती हैं। वहाँ से बुकिंग का प्रिंट आउट लेके या फिर आप वहाँ से ई रिसीट लेके वो भी सबमिट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके। करना ये है इसमें कि अच्छा, कुल ये जो ई वीज़े की फ़ीस है ये कोई 130 रिंगिट बनती है, 127-130 रिंगिट, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। जो लास्ट वीज़ा लगा था मैं आपको उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा तो वो पत्थर पे लकीर की तरह मत समझिएगा, क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। लेकिन 2023 जनवरी के हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप इस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई है ये उन सब लोगों के लिए जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और आप फॉर द सेफ़ साइड अपने पास अपना जॉब का लेटर भी रख सकते हैं कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, ताकि अगर वो आपसे पूछें कि आपका वहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, या फिर आप एक जिस तरह अगर मैं मलेशिया में हूँ और मैं यहाँ से वीज़ा किसी दूसरी कंट्री का अप्लाई करता हूँ तो मुझे अपना जॉब सर्टिफिकेट या HR से एक लेटर लेना पड़ता है कि जी मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं दूसरी कंट्री विज़िट करने जा रहा हूँ ऑन वेकेशन बेसिस पे। तो यूजुअली एम्बेसी कभी कभी ये भी मांग लेती है। तो रिक्वायरमेंट्स वैसे आपको ई वीज़ा की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने बताई हैं रिक्वायरमेंट्स फ़िलहाल वही हैं। तो आप इसको फॉलो करके ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दूसरा वीज़ा जो मैंने आपको बताया था वो विज़िट वीज़ा, वो भी विज़िट वीज़ा है, लेकिन वो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। आप 2 महीने या 3 महीने तक उसको एक्सटेंड करा सकते हैं, और उसका भी प्रोसीजर ही सेम है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाके वीज़ा लगवाना पड़ेगा। पहले मलेशियन एजेंट्स थे जो रजिस्टर्ड एजेंट थे मलेशियन एम्बेसी के साथ, आप अपने पासपोर्ट वहाँ जमा करवाते थे और वो सारा प्रोसेस करते थे आपका। अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प लेके
सारी डॉक्यूमेंटेशन वो कर दे, यानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपका बिज़नेस का लेटर चाहिए, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वेरिफिकेशन लेटर चाहिए आपको जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए आपको, और आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 6 महीने की स्टेटमेंट में आपके पास पैसे ही ना हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी होने चाहिए ताकि आप ख़र्चा अफोर्ड कर सकें, उनको पता चले कि आपके पास पैसे हैं। और आजकल की करेंसी के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करें तो आजकल का रेट जो चल रहा है 59-60 का रेट है रिंगिट का, तो अगर आपके पास लाख रुपए होंगे तो वो मुश्किल से आप समझ लें कि 1500-1600 रिंगिट बनेंगे। तो एटलीस्ट इतनी अमाउंट आपके पास हो कि आप जेन्युइन लगें उनको, और आप वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ट्रैवल एजेंट को देंगे, वो आपको एम्बेसी भेजेगा, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट जमा करा देंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आप हैं, तो आपका वीज़ा विदिन 10 to 15 डेज़ लग के आ जाता है। तो दोनों वीज़ों में सिर्फ फ़र्क ये है कि एक आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आप अपना ट्रैवल जो है जितना आपका यहाँ पर रुकने का वो है 1 महीने का आपको एंट्री मिलती है, तो आप उसको 1 महीना और एक्सटेंड करा सकते हैं। किसी सूरत में आप 2 महीने भी एक्सटेंशन ले सकते हैं उस पर। तो ये टोटल विज़िट वीज़े की 2 हैं सिनेरियोज़ जिसमें आप यहाँ आ सकते हैं। तो जब आपका ई वीज़ा लग जाएगा तो आप वहाँ इमिग्रेशन जब पहुँचेंगे, पाकिस्तान इमिग्रेशन, तो FIA वाले या फिर जो इमिग्रेशन काउंटर पे लोग होते हैं वो आपसे शो मनी का पूछेंगे। शो मनी इसलिए पूछते हैं कि देखें, जो लोग तो जेन्युइनली विज़िट पे आ रहे हैं या देखने के लिए आ रहे हैं, किसी भी पर्पस का विज़िट है, उनका टूरिज़म से रिलेटेड है या बिज़नेस रिलेटेड है, तो उनके पास तो पैसे होते हैं। लेकिन यूजुअली जो हमारे भाई हैं बहुत सारे जो यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता है, ताकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मलेशिया जा क्यों रहे हैं। और आपके पास विज़िट वीज़ा है, तो विज़िट का मतलब ये है कि आप मलेशिया जाएंगे, पैसे खर्च करने जा रहे हैं ना, तो आपके पास पैसे ज़रूर होने चाहिए। तो आपके पास रिंगिट में कम से कम 5000 रिंगिट होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट आप डॉलर्स ले सकते हैं उसके, डॉलर करेंसी भी आप अपने पास रख सकते हैं। आजकल के हालात में वैसे तो ना डॉलर मिल रहे हैं ना रिंगिट मिल रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो एक दोबारा चैलेंज है। मैं आपको पैसे रखने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमिग्रेशन वहाँ पर या FIA, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है आपको दुश्वारी हो, आपको प्रॉब्लम हो, आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, या फिर वो आपसे ज़्यादा पूछगछ करें। तो इसलिए बेहतर है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एक आपके पास होटल रिज़र्वेशन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास शो मनी होनी चाहिए, तीसरा अगर आपके पास होटल रिज़र्वेशन नहीं है और आप किसी के पास जा रहे हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो आपके पास उसका पासपोर्ट, उसका वीज़े की कॉपी, उसके घर का एड्रेस एक लेटर के साथ होना चाहिए कि आपका उससे क्या रिलेशनशिप है और आप उसके पास जाके रहेंगे, उसका क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, उसके पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी। उससे ये होगा, जैसे मेरी कोई बहन भाई आ रहा है पाकिस्तान से, तो मैं उनको एक लेटर बना के दे दूँगा अपने पास से वर्ड पे कि ये मेरा बहन है या भाई है या मेरा वालिद है, ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये मेरा वीज़े की डिटेल्स हैं, ये मेरा पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, और इनका जितना भी स्टे है वो हमारे पास होगा घर पे। तो वो लेटर भी एक्सेप्टेबल है, वो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई नहीं है और आपके पास लेटर भी नहीं है, तो आपके पास होटल बुकिंग होना लाजमी है। तो इन सब चीज़ों के बाद जब आप यहाँ से फ़्लाई कर जाएंगे और फिर आप मलेशिया एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, तो मलेशिया एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको दोबारा इमिग्रेशन क्रॉस करनी पड़ती है, जहां पर वो आप विज़िट वीज़ा देखेंगे। वो क्योंकि उनका डेली का काम है, उन्हें पता चल जाता है कौन बंदा यहाँ काम के लिए आया है, कौन घूमने के लिए आया है। और आजकल ये है हालात के वो जहाज़ से निकलते ही एयरपोर्ट पे, जैसे ही आप जहाज़ से बाहर निकलेंगे तो इमिग्रेशन के लोग खड़े हुए होते हैं और वो देख के बंदों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन बंदा किस पर्पस के लिए आया है, और फिर वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो जब भी आप आएँ कॉन्फिडेंस के साथ आएँ, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अगर आप नौकरी के हुसूल के लिए भी आ रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किन किन जगहों पे विज़िट करना है, कहाँ घूमना है, और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे वहाँ पे सवाल तो आप बता सकें वहाँ पे, वरना उनको आइडिया हो जाता है कि आप यहाँ पे स्लिप हो जाएंगे या फिर आप वापस नहीं जाएंगे। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे इमिग्रेशन पे, आपके पास अगर शो मनी होगी, आपके पास होटल बुकिंग होगी, और आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो आप कोई बंदा आपको लेने आया होगा, उसकी डिटेल्स आपके पास होंगी, तो इमिग्रेशन विल अलाउ यू, आपको वो अंदर मतलब इमिग्रेशन क्रॉस करने देंगे और मलेशिया में एंटर होने दे देंगे।
बहुत सारे केसेस में आजकल ऐसा भी हो रहा है कि आपके पास होटल बुकिंग भी है, लेकिन आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि भाई हम यहाँ पे क्यों आए हैं, या आप अंग्रेज़ी सही नहीं बोल सकते, या आप कम्युनिकेट सही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इशू हुआ कि वो उनको वापस जाना पड़ा। इमिग्रेशन ने उनको डिपोर्ट कर दिया, और इसमें हमारी ऑलरेडी एम्बेसी इन्वॉल्व रह चुकी है कि इतने सारे लोगों को क्यों यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जब भी आएँ आप प्रॉपर हर चीज़ लेकर आएँ अपने साथ, सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और वो भाई जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमारे मज़दूर भाई हैं, गाँव देहात से ताल्लुक़ है, या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो एजेंटों को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देते हैं और उनसे वीज़ा लगवाते हैं, और वो उनको बताते हैं कि जी ये जॉब वीज़ा है या ऐसा वीज़ा है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में, वरना अगली वीडियो में आपके साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा, तो आप उस पर भी हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हेल्प करें आपकी। और जो एजेंट आपसे पैसे लेता है वो इसी चीज़ के कि ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना आपके पास कोई लेटर है, ना आपके पास कोई और चीज़ है, तो वो ओवरऑल जो है आपसे पैसे इसी चीज़ के लेता है कि वो सारी अरेंजमेंट्स करता है। तो आपके भी पैसे जो हैं वो हक हलाल के हैं, और इतना पैसा दे के विज़िट पे आना और फिर यहाँ पर आकर इल्लीगल रहना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन इसका भी अगर कोई तोड़, मतलब वहाँ पे आपका कोई पढ़ा लिखा बंदा है जानने वाला, उससे कांटेक्ट करें जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। तो थोड़ा सा अगर आप उसको स्ट्रगल करेंगे तो हो सकता है आपके पैसे बच जाएं। और या फिर अगर आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लें और किसी से राब्ते में रहें, वो आपको गाइड कर दे प्रॉपर कि आपके पैसे कैसे बच सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जो भी आपको लगे इन्फॉर्मेशन इसमें से कहीं पे मिस हो गई है, तो आप हमें ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है। मैं कोशिश करूँगा मलेशिया से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट आपसे शेयर कर सकूँ, और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि आपको करंट हालात का पता चले यहाँ पे। और अगली आने वाली वीडियोस भी इसी से रिलेटेड होंगी कि कंपनी कैसे बनानी है, या फिर आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, हालात क्या हैं यहाँ पे, रहने खाने पीने का एक्सपेंस कितना है, पढ़ाई का एक्सपेंस कितना है, कितना ख़र्चा होता है, और आप क्या पैसे बचा के पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देख लिया है तो आई होप कि आपको पूरी विज़िट वीज़े की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और मज़ीद कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या मज़ीद आप किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गौहर ख़ान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।